यमुना विकास प्राधिकरण को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉक्टर अरुणवीर सिंह आज 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। 2016 में नोएडा से निकलकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए यमुना विकास प्राधिकरण की बागडोर सीईओ के रूप में संभाली और आज जिस मुकाम पर है उस सफ़र पर हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। सर, ये सफ़र कैसा रहा जो एक चुनौतीपूर्ण था और एक समय ऐसा लगने लगा था कि यमुना विकास प्राधिकरण का मर्जर किया जाएगा। आज जब हम इस 2016 से 2025 तक के सफ़र पर बात करते हैं तो कैसा लग रहा है? देखिए, सफ़र बहुत ही शानदार रहा। हमारी टीम ने जो समय समय पर हमारे साथ लोगों ने काम किया, उन लोगों के अथक परिश्रम का परिणाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज यमुना प्राधिकरण पूरे देश में और बाहर सब जगह उसका नाम है। उसकी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, चाहे फिल्म सिटी हो, चाहे उसके डिफरेंट 11 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हों, चाहे लॉजिस्टिक्स पार्क्स हो, चाहे ईएमसी हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेज हों, तो वो सब बहुत ही एक असाधारण यात्रा जी रही है। और स्टेक होल्डर्स स्पेशली किसानों का और एलआरटीज़ का बहुत साथ मिला। किसानों के बहुत सारे हज़ारों मुकदमे थे, उनसे बात करके उनके मुकदमे निपटाए गए, उनसे बातचीत करके उनको 64% दिया गया, उनसे बातचीत करके उनके प्रकरण जो आबादी के थे वो सुलझाए गए। तो लगातार जो एक संवाद था वो बना रहा। रोज़ 3 से 4 से लोगों से मैं मिलता था और किसानों से अलग एक पूरा सेशन मिलता था, आफ्टरनून और फोरनून में एलआरटीज़ से मिलता था। तो इससे बहुत मदद मिली लोगों का विश्वास जीतने में, और लोगों के विश्वास के कारण जो उन्होंने ट्रस्ट दिया और जो प्यार दिया, और मीडिया ने बहुत प्यार दिया, सारे स्टेक होल्डर्स को ऐसा है नहीं बचा हुआ मैं जिसका नाम भूल रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, तो सब ने बहुत ही स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। उस वजह से यमुना में सारी योजनाएं सफल हुई और 2016-17 से ही लगातार हम प्रॉफिट पे आ गए। 2016 के पहले हम लगातार लॉसेज में थे, कई हज़ार करोड़ के लॉस थे, सब खत्म हो गए और हर साल जो प्रॉफिट वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज यमुना प्राधिकरण के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है, काफ़ी प्रॉफिट है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में छोड़ के जा रहे हैं। अभी आज सुबह ही हमारे फाइनेंस अफसर ने बताया कि 25-26 के पहले क्वार्टर में जो फाइनेंशियल अचीवमेंट था वो 4 से 5 गुना हुआ है जो लक्ष्य रखा था। हमने कहा आपने कम लक्ष्य रखा इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने यही रखा था। तो हमने कहा कैलकुलेट करिए, इतना अचीवमेंट नहीं हो सकता, 2 गुना हुआ होगा मैक्सिमम। खैर जो भी हो, मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लगातार हम लोग नई इबारत लिख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग किया, चाहे एयरपोर्ट का बनना हो, चाहे फिल्म सिटी का बनना हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस का बनना हो। बिना किसानों के, बिना एलआरटीज़ के, बिना इंडस्ट्रियलिस्ट के, इंडस्ट्री ने बहुत भरपूर साथ दिया। हालांकि इंडस्ट्री में अलॉटमेंट में समय से चुनौतियाँ आती रहीं, किसानों से ज़मीन खरीदने में, बात करने में, लेकिन कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पीछे नहीं हटा। सब ने साथ दिया, सब ने भरोसा किया, सब ने वेट किया, प्रतीक्षा की। तो एक बहुत ही शानदार ये सफ़र था। सबसे बड़ी बात यह सर, जिस समय आपने पदभार संभाला उस समय एयरपोर्ट के बारे में कन्फ्यूजन की स्थिति थी और धीरे धीरे वो आज इस मुकाम पर हैं। तो ये जो सफ़र रहा चुनौती वाला, किस तरीके से पार किया? देखिए, एयरपोर्ट तो खाली किताबों में था, परिकल्पना की गई थी एनसीआरपीबी के विजन डॉक्यूमेंट में, एक एक्सप्रेसवे बनेगा और एक एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन कभी उसमें एक खाली डीपीआर बनी थी एल&टी रामबोल की, इसके अलावा कभी उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ी। जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको करना है, एयरपोर्ट बनाना है। तो हम लोगों ने फिर OLS सर्वे करवाया, उसके बाद पहली एप्लीकेशन डाली। फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल में बड़ी चुनौतियाँ आई, तो उसमें हमारे राजनीतिज्ञों ने सबने मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की, सांसद जी ने, विधायक जी ने। और फिर वो कहीं और जा रहा था, वहाँ से लौट करके वापस मिला। फिर यहाँ अधिग्रहण में सब की बहुत भूमिका रही। विधायक, सांसद जितने हैं, विधान परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधि जितने थे, उन्होंने जान लगाई। किसानों ने खुले बाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान रखा। उनसे जो कहा मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए किया, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो किसानों ने किया। तो इसलिए एक जो आपसी तालमेल था वो बहुत असाधारण था। कहीं कोई ऐसी कड़ी नहीं थी जो कमज़ोर रही हो। तो कड़ी के मजबूत रहने से, चेन के स्ट्रांग रहने से सपना पूरा हो पाया। और सबके प्रति बहुत ही आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, बहुत आभार। सबने बहुत भरपूर प्यार दिया, सबने बहुत स्नेह दिया। उन्हीं की वजह से आज यमुना जहाँ है और
मैं अपने सभी स्टेक होल्डर्स को शुभकामनाएँ देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन यमुना प्राधिकरण यूरोप के किसी भी शहर से बेहतर होगा। इसकी कनेक्टिविटी यूरोप अमेरिका जैसी होगी और 50,000 करोड़ की अथॉरिटी अगले 10 सालों में बनेगी। ऐसी मेरी मंगल कामना शुभकामनाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये एयरपोर्ट देश के दुनिया के अन्य एयरपोर्ट से किस तरह अलग है? देखिए, यहाँ पर 6 पैरेलल रनवे जी। हैं और अभी एक हमने जो फेज 1 में अलॉटमेंट किया है ज्यूरिख को, उसमें 2 रनवे और 2 टर्मिनल बिल्डिंग है। अभी पहला रनवे, पहली टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, ATC बिल्डिंग बनी है। इसके बाद दूसरी बनेगी। पैसेंजर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जब 12 मिलियन होगा तो दूसरा बनेगा। तो इस तरह से रनवे अलग अलग क्षमता बढ़ेंगे। जब 6 बन जाएंगे तो 2 से 25 मिलियन कैपेसिटी का होगा। यहाँ जो ज़मीन ली गई है वो लगभग 17,000 एकड़ ली गई है। किसी भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एयरपोर्ट है। और पैरेलल रनवे का फ़ायदा होता है, एक तो यहाँ पर जो रनवे की लंबाई है वो 4,000 मीटर, 4 किलोमीटर है। तो उस पर किसी प्रकार का हवाई जहाज़ उतर सकता है। एयरबस 380 हो, 350-900 हो, 351,000 हो, कोई भी रनवे पर कोई भी जहाज़ उतर सकता है। और साथ ही साथ 2 रनवे के बीच में 2-2 किलोमीटर की 2-2,000 मीटर की दूरी है। और 6 पैरेलल रनवे होने का ये फ़ायदा है। बाकी दुनिया में जो रनवेज बनते हैं उसमें क्रॉस रनवे बनते हैं, तो एक साथ सभी जहाज न उड़ान भर सकते हैं, ना उतर सकते हैं सभी रनवेज पे। कुछ टैक्सी के लिए यूज़ आते हैं, कुछ पार्किंग के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर एक साथ सभी रनवे पर उड़ान भर सकेंगे और एक साथ सभी रनवे पे उतार हो सकेगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल लिया गया है और इसका मास्टर प्लान एक्स बहुत बड़ा है। प्लस इसी एयरपोर्ट में MRO भी विजुलाइज किया गया है और एविएशन हब जो जहाज के इंजन बनाते हैं उन कंपनियों के लिए जगह देने के लिए और MRO के लिए बहुत ही विशेष तौर से व्यवस्था की गई है। किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट में अंदर MRO के छोटे छोटे होते हैं, 40 एकड़ में बन गया, 20 एकड़ बन गया, 5 एकड़ बन गया। यहाँ उसके लिए 13 से 65 एकड़ ज़मीन, लगभग 3,500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी गई है। तो डेडिकेटेड MRO और डेडिकेटेड उसके लिए अलग से रनवे दिया गया है, जैसे कि पैसेंजर के उसमें मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ एविएशन एक हब बनाने की तैयारी की गई है कि सारी बड़ी कंपनियां जो इंजन बनाती हैं तो वो यहीं पर अपना बनाएं, अपने सारे चीज़ें बनाएं और केवल छोटे छोटे काम जो होते हैं जहाज़ में कि मेंटेनेंस की, उसकी बजाय यहाँ इंजन की भी बन सके, उसकी भी ओवरहालिंग हो सके, बड़े काम हो सके, जिसके लिए आज फ्रांस और अमेरिका जाना पड़ता है बोइंग और एयरबस को अपने अपने कारखानों में। तो अगर वो चीज़ें यहाँ होने लगेंगी तो ये हमारा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, साथ ही हिंदुस्तान को विश्व पटल पे एक अलग पहचान देगा। तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, कॉम्प्लेक्स है। ये केवल एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। उसके MRO भी है, यहाँ पर 6 पैरेलल रनवे भी हैं। लार्जेस्ट कार्गो का बहुत बड़ा सेंटर है जो शुरुआत में Day 1 से शुरू हो रहा है, वो तैयार है। इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलेगी, ट्रांजिट हब भी बनाया जा रहा है कि जैसे एशिया पैसिफिक उड़ानें यहाँ से हो सके। तो अपने आप में ये कंप्लीट पैकेज है, कोई चीज़, कोई इंग्रेडिएंट छूटा नहीं है, इसलिए अपने आप में असाधारण है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ये शहर आपने एक अलग कंसेप्ट से बनाया जिसमें 75 एकड़ के पार्क हैं। मुझे लगता है कि ऐसा शहर शायद देश में दूसरा कोई नहीं होगा जहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्क एक साथ हों। जी, मेरा ये मानना था कि हमेशा इंडस्ट्री को उसका पूरा इकोसिस्टम मिलना चाहिए। जैसे मैंने एयरपोर्ट के लिए कहा, तो इसलिए हमने इंडस्ट्री क्लस्टर बनाए। अपरेल पार्क से शुरुआत की, MSME पार्क बनाया, हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया, टॉय पार्क बनाया, डाटा पार्क बनाया, सेमीकंडक्टर पार्क बनाया, IT पार्क बनाया जी, और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया, EMC पार्क बनाया। तो उससे क्या हुआ कि एक ही तरह की इंडस्ट्री रहेगी, तो उनके गेटेड डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। हर इंडस्ट्री की अपनी अलग ज़रूरत है। हमने सेक्टर में 2 से 20 kV का, 1 से 32 kV का सब स्टेशन दिया है। सब जगह डबल लाइन दी है, ST LT दोनों रहेंगे। कभी मतलब कोई इंडस्ट्री रुकेगी नहीं, उसका पहिया नहीं रुकेगा। सभी सेक्टर्स के लिए कोशिश की गई कि 5 MLD का पानी सीधे जो है वो लाया जा सके यमुना से, और पानी का दोहन ना हो, क्योंकि NGT के क्षेत्र में भी पानी का दोहन वैसे भी नहीं होना चाहिए, लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हमने जो है सीधे ये रेनी वेल बनवाए हैं। एयरपोर्ट के लिए 8 MLD का बनाया है, बाकी सेक्टर्स में 10 में 5 MLD बन रहा है, मेडिकल डिवाइस में 5 MLD बन रहा है। सब जगह कॉमन UTP बन रहा है। सब सेक्टर्स में CFC अलग दिया है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। जैसे मेडिकल डिवाइस में भारत सरकार ने 10 जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हैं। तो उसमें सारे तरह के उपकरण, सारे तरह का ट्रायल, सारे तरह का
एग्जीबिशन सब कुछ होगा। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग वो भी ले आए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो विभाग है उसको भी यहाँ ले आए, कि जिससे यहाँ पर MAI असिस्टेंस बोलते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, यहीं पर उसको एग्जीबिशन के लिए पैसा मिल सके। यहाँ पर उसको जो है वो बाहर जो जाते हैं उसके लिए जो रिइंबर्समेंट होता है उसका पैसा मिल सके। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट टैक्सी या PRT जैसी चीज़ भी सोची है कि वो हर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए, जिससे जो बायर आए वो अपने अपने सेक्टर में जाए, अपना सामान देखे, अपने कंप्लाइंसेस दिखाए, क्योंकि बाहर कंप्लाइंसेस देखते हैं आजकल दुनिया में कि सोशल कंप्लाइंसेस हुए हैं कि नहीं, नर्सरी है कि नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, क्रच है कि नहीं। तो वो कंप्लाइंसेस के बाद ही अब आर्डर्स आते हैं। दुनिया बदल गई है, तो सारी चीज़ें, हम पहले टेक्सटाइल में रहे और जगह रहे, तो उसकी वजह से मेरे मन में ये बात थी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल क्लस्टर का किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। आज सारे सेक्टर्स में अलॉटमेंट है, बनना भी शुरू हो गया, बहुत फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और ये शहर बहुत अच्छे स्वरूप में निकलेगा। जी जी। एक लास्ट सवाल है, आपने ब्रज को जोड़ा है एयरपोर्ट के साथ और एक कॉरिडोर की प्लानिंग की गई है जो आने वाले दिनों में ब्रज को एक नया स्वरूप देगी, क्या है वो प्लानिंग सर? ये ब्रज विकास परिषद के साथ मिल करके हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे को सीधे बांके बिहारी मंदिर से जोड़ने की योजना बनाई है। करीब 7 किलोमीटर लंबा, ये 100 मीटर वाइड 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो 1 से 1 किलोमीटर शुरू हो रहा है। इसके लिए ज़मीन का काम करने के लिए हमने वहाँ ऑफिस खरीद लिया है, लोगों को अपॉइंट कर दिया है। और इस एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी से आप बांके बिहारी मंदिर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और वहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए गांव को रिलीव कर रहे हैं और सस्पेंशन ब्रिज बना रहा है ब्रिज कॉर्पोरेशन। उस पर गोल्फ कार्ट के जरिए लोग बांके बिहारी मंदिर जा सकेंगे। ये वहाँ पर एक कॉरिडोर भी बनाने की बात चल रही है कि जैसे और जगहों पे कॉरिडोर बन गया, तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। साथ ही भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जो हमारी हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत, उसको पुनर्जीवित करना। और साथ ही साथ वहाँ के मथुरा आर्ट, जो किसी ज़माने में विश्व प्रसिद्ध था, जो अब लुप्त हो गया है, जी जी। और मथुरा म्यूजियम, मथुरा आर्ट को भी प्रमोट करने की प्लानिंग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस विजन डॉक्यूमेंट को, तो हम लोगों ने बनाया, DPR अप्रूव हुई, अब वहाँ काम शुरू हो रहा है। जी जी। आपने noida-खबर.com से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत और आभार। आपको हार्दिक शुभकामनाएं नए भविष्य के थैंक लिए। यू।